दिसत आहे सर. आ गई सर. ओके. सो देखो गाइस, सबसे पहले एडवांस आरसीसी का सिलेबस देखते हैं. सिलेबस यानी आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न किस तरह रहेगा, वही आपका सिलेबस है. इसमें कुछ अलग से कुछ भी नहीं है. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 और वह रहता. क्वेश्चन नंबर 1 में आपको अर्थक्वेक का बेसिक्स क्या क्या है, 1893 2016 एंड 13920 डक्टाइल डिटलिंग 2016, इसका ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ता. ब्रीफ इंफॉर्मेशन, डिटेल्ड नहीं, ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ता. तो वो आपको क्वेश्चन पूछा जाता क्वेश्चन नंबर 1 में कभी कभार, क्योंकि आपके सिलेबस में है. ओके. थ्योरी क्वेश्चन, theory question guys, theory question for what? IS 1893 updated version, it is 2016 and previous version it is 2002. पहले क्या था, 2002 था, वो अभी न्यू रिलीज होके न्यू रिलीज क्या हुआ, 2016 हुआ. ओके. एंड इट इज फॉर EQ, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन के लिए, EQ के लिए, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन के लिए. एंड अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन में ही डक्टाइल डिटलिंग किस तरह करेंगे. अब आप बोलेंगे सर डक्टाइल डिटलिंग यानी क्या, बताता 2 मिनट. IS 13920 that is again 2016, new release 2016. so अर्थक्वेक डिजाइनिंग यानी क्या कि अर्थक्वेक के जोन्स क्या है, अर्थक्वेक के लिए लोड कॉम्बिनेशंस क्या है, अर्थक्वेक के लिए टाइम फैक्टर किस तरह निकालते, बाकी के डेफिनेशंस क्या है, अर्थक्वेक के डेफिनेशंस जो अपने स्ट्रक्चर के लिए रहने को ना, डंपिंग फैक्टर्स क्या है, इंपॉर्टेंट रेशियोज क्या है, ये सब कुछ निकालना है. SI/G क्या है, स्पेक्ट्रम कर्व क्या है, ये सब कुछ निकालना आपको कहाँ पे आएगा, आपको थ्योरी के लिए आएगा. ओके. ये सब कुछ आपको थ्योरी के लिए रहेगा. कौन से थ्योरी के लिए रहेगा, यानी थ्योरी के लिए ये IS 1893 में आपको बताना पड़ेगा. तो ये IS कोड आप क्वेश्चन यानी क्वेश्चन पेपर में यानी पेपर में अपने लेके जा सकते. ओके. ये भी और ये भी. तो ऐसी बात नहीं है कि आपको वहां से छाप के लिखना है. अगर आप वहां से छाप के लिखोगे तो ऑब्वियसली आपको 16 में से पहला क्वेश्चन आपका 20 मार्क के लिए रहता है और उसमें आपको 2 क्वेश्चंस डिवाइडेड रहेंगे 10 मार्क्स के, या फिर 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क का. तो 4 मार्क के लिए भी थ्योरी आ सकती है, 10 मार्क के लिए भी थ्योरी आ सकती है और 20 मार्क के लिए भी थ्योरी आ सकती है. इट्स डिपेंड अपॉन द सेटर, जो सेट कर रहा है एग्जाम क्वेश्चन पेपर, तो उसके हिसाब से डिपेंड है. बट अभी अगर आपका पेपर ये कोविड कंडीशंस में अगर ये ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव के लिए जाता है, तो 101% यहाँ से ऑब्जेक्टिव उठाना बहुत इजी थिंग है. तो इसीलिए मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको यहाँ से आ सकते हैं. ओके. क्योंकि ये थ्योरी पार्ट है, थ्योरी पार्ट से ऑब्जेक्टिव उठाना कोई बड़ी बात नहीं है. जल्द से जल्द अपन ऑब्जेक्टिव निकाल सकते हैं इसमें से, तो इसमें से ही ऑब्जेक्टिव निकलेंगे, ऐसे समझ लो. ओके. सो व्हाट इज आवर नाउ, अभी मैंने ये बता दिया कि यहाँ पे अर्थक्वेक के अपन डेफिनेशंस वगैरह देखने वाले हैं. अर्थक्वेक के डेफिनेशंस देख के 1893 2016 में अपन उसके डेफिनेशंस, उसके इंपॉर्टेंस फैक्टर्स वगैरह ये सब कुछ अपन देखने वाले हैं. और ये मैं आपको ऊपर ऊपर क्या क्या पढ़ना है वो सब मैं बता दूंगा. यानी ये सब आपको पढ़ के रखना है. पढ़ के रखना है मीन्स क्या है कि आपको समझ के रखना है कि ये चीज क्या है, इसका क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है. ये सब कुछ आपको एक ब्रीफ में इंट्रोडक्शन में एक दे दूंगा और वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन ही आपका यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेगा. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा. ओके. नेक्स्ट डक्टाइल डिटलिंग. डक्टाइल डिटलिंग IS 13920. What is ductile dittling? Ductile dittling is nothing but a stirrups का अरेंजमेंट. स्टीरअप्स का अरेंजमेंट कॉलम और बीम में.
कॉलम में लिंक्स का अरेंजमेंट बोल सकते हैं आप, और आपके बीम के लिए स्टीरअप्स का अरेंजमेंट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जब भी अपन डक्टाइल डिटलिंग कर रहे हैं, तब आपके जो भी वर्टिकल फोर्सेस है, जो आपके वर्टिकल फोर्सेस है ना, क्या जब भी आपका अर्थक्वेक आएगा तो अर्थक्वेक आपके बिल्डिंग को किस तरह हजार्ड्स करेगा, हॉरिजॉन्टली हजार्ड्स करेगा, दैट EQ फोर्स इज लाइक दिस, आपके बिल्डिंग पे आएगा। और आपके नोड्स पे जो भी बिल्डिंग के जॉइंट्स है, वो जॉइंट्स पे ही वो ऐड करेगा, ऐसी अपन कंसिडरेशन करते हैं, ऐसी अपन कंसिडरेशन करते हैं। सो यहाँ पे हिंजेस फॉर्म हो गए, प्लास्टिक हिंजेस, और गिरेंगे बिल्डिंग अर्थक्वेक की वजह से। तो वो जो जॉइंट्स है, वो जॉइंट्स पे जो जॉइंट्स है, बीम कॉलम जॉइंट्स, वो बीम कॉलम जॉइंट्स पे आपके रेनफोर्समेंट कितने ज्यादा रहते, यानी डक्टाइल डिटलिंग रेनफोर्समेंट, यानी कौन सा रेनफोर्समेंट, लिंक्स और स्टीरअप्स कितने ज्यादा रहते, कितने ज्यादा आप कन्फाइंड रेनफोर्समेंट वहां पे डाल सकते हैं, कन्फाइनिंग रेनफोर्समेंट। डक्टाइल डिटेलिंग में हम कन्फाइनिंग रेनफोर्समेंट डालेंगे, यानी आपका स्टीरअप्स 25 mm से 75 mm के बीच में ही स्पेसिंग में रहेगा। स्पेसिंग बिटवीन स्टीरअप्स इट इज 25 mm टू 75 mm, 25 mm टू 75 mm, इसके बीच में आपकी स्टीरअप्स की स्पेसिंग रहेगी, स्टीरअप्स एंड लिंक की स्पेसिंग। तो वहां पे क्या होगा, डक्टाइल डिटेलिंग। और कहां पे रहेगा, जॉइंट पे रहेगा। क्यों रहेगा, जब अर्थक्वेक फोर्स आएगा तब मेरे जॉइंट्स फेल नहीं होने को ना, जॉइंट्स पे मेरा प्लास्टिक हिंज फॉर्म नहीं होने को ना, इसीलिए कन्फाइनिंग रेनफोर्समेंट आपको डालने पड़ते हैं जॉइंट्स पे। विद जॉइंट, कॉलम एंड बीम के जो जॉइंट्स रहते हैं उस पे, कॉलम एंड बीम के जॉइंट्स रहते हैं उस पे। तो व्हाट आर द डिस्टेंस, यानी कितने डिस्टेंस के लिए आपको डालना है, L/4 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 वेयर एनीवेयर इन द, यानी यहां से L/4, यहां से L/4, यहां से L/4, यहां से L/4 तक आपको कन्फाइनिंग रेनफोर्समेंट डालना है। अब नेक्स्ट, कन्फाइनिंग रेनफोर्समेंट क्यों डालना है, कैसे डालना है, तो ये सब हम कब देखेंगे, जब अपन डक्टाइल डिटलिंग यानी 13920 का टोटल इंट्रोडक्शन देखेंगे, तब अपन कन्फाइनिंग रेनफोर्समेंट कहां तक प्लेस करना ये भी देखेंगे। और एक्चुअल इसमें यानी आपके प्रैक्टिस में कहां तक डाले जाते हैं एज पर दिस IS कोड, ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरे डिजाइन्स होके है G+3 G+4 फॉर 4000 स्क्वायर फीट वाला जो एक स्लैब है, वो एक स्लैब रहता, तो नियर अबाउटली 20,000 स्क्वायर फीट के जो भी बिल्डिंग्स है, वो बिल्डिंग्स मैंने डिजाइन करके दिए, तो मैंने ये डक्टाइल डिटलिंग भी वहां पे यूज किया है। तो वो एक्चुअली यूज कैसे हुआ, किस तरह यूज हुआ, ये सब चीजें मैं आपको बता सकता एक्चुअल में, क्या एक्चुअल में मैं दिखा सकता, मेरे पास उसके डिटलिंग्स है। ओके, उसके डिटलिंग्स है कि डिटलिंग्स किस तरह दे सकते। ओके, सो गाइस अपन ये टोटली इससे गो थ्रू होंगे। दैट इज थ्योरी क्वेश्चन, द 2 आर थ्योरी क्वेश्चन। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल, यहाँ पे अगर आपको ये सीखना है तो आपको एमटेक में अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में सिखाया जाएगा। ओके, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में उस पर पूरा सब्जेक्ट रहेगा इसके ऊपर, IS 1893 2016 एंड 13920 2016 को पकड़ के एक पूरा सब्जेक्ट रहेगा। ओके ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 और में रहता, क्वेश्चन नंबर 2 और में रहता। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अभी क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये जो फोर्सेस आ रहे हैं, अर्थक्वेक फोर्सेस और विंड फोर्सेस, उसका एनालिसिस आप बीम पे और कॉलम पे अप्रोक्सीमेटली एनालिसिस किस तरह कर पाओगे, उसके मेथड्स है। उसके मेथड्स कौन से हैं, सब्स्टिट्यूट मेथड, सब्स्टिट्यूट मेथड, ये यूडीएल जो लोड आएंगे मेंबर पे, यूडीएल ऑन मेंबर, उससे अपन सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग MDM। नेक्स्ट, यानी जो मेंबर लोड रहेगा, मेंबर लोड के लिए मुझे यूडीएल के लिए सब्स्टिट्यूट मेथड यूज करना पड़ेगा, और जो भी मेरे पॉइंट लोड रहेंगे एट द जंक्शंस, जो भी मेरे नोड्स मैंने बनाया अभी, जो अर्थक्वेक लोड मेरा कहां पे आ रहा, जॉइंट पे आ रहा, ऐसे मैंने कंसीडर किया नोड्स पे आ रहा, ये नोड्स है, दिस नोड्स, ये क्या है, नोड यानी जॉइंट, नोड यानी क्या हो गया, जॉइंट हो गया। ओके, तो वो जॉइंट पे, वो ईच एंड एवरी नोड पे जब मेरा एक्ट हो रहा अर्थक्वेक फोर्स ऐसे मैं कंसीडर कर रहा, तो वो नोडल फोर्सेस जो भी लग रहे, वो नोडल फोर्सेस के वजह से शेयर फोर्स क्या आएगा, बेंडिंग मोमेंट क्या आएगा, वो निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, अप्रोक्सीमेट मेथड।
approximate method and cantilever method. अप्रोक्सीमेट मेथड एंड कैंटिलीवर मेथड। तो ये तीनों मेथड्स आपको, ये तीनों मेथड्स के ऊपर आपका पहला क्वेश्चन जनरली आपको दिखेगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपका जनरली दिखेगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपका जनरली इसके ऊपर दिखेगा, किसके ऊपर? अप्रोक्सीमेट मेथड, कैंटिलीवर मेथड के ऊपर आपको दिखेगा। ओके, और सब्स्टिट्यूट मेथड के ऊपर। तो सब्स्टिट्यूट के और में कैंटिलीवर और अप्रोक्सीमेट ऐसे भी आपको मैक्सिमम पेपर्स में दिखेगा, क्योंकि ये भी आपको मैक्सिमम पेपर्स में दिखेगा। सब्स्टिट्यूट मेथड आपका पूछा गया 60 मार्क्स के लिए और 20 मार्क्स के लिए इसके एक एक क्वेश्चन पूछेगा, ये भी आपको दिखेंगे। तो पेपर पैटर्न में अगर हम देखते तो पेपर पैटर्न पहले क्वेश्चन में ही सबसे ज्यादा वेरी होता, सेकंड क्वेश्चन से सेम रहता, कोई चेंजेस नहीं रहते। कभी कभी मैंने जैसे बोला अभी कि थ्योरी गायब रहेंगी, थ्योरी रहेगा ही नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 1 में चले जाएगा और क्वेश्चन नंबर 2 में आपका अप्रोक्सीमेट मेथड और कैंटिलीवर मेथड के 10-10 क्वेश्चन रहेंगे, यानी 10 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे, 2 क्वेश्चन। ओके, अब अप्रोक्सीमेट और कैंटिलीवर में मैं क्या निकालने वाला हूं, मैं फाइंड आउट क्या करने वाला हूं कि पॉइंट लोड की वजह से जो भी मेरे यहाँ नोडल लोड्स है, नोडल लोड्स लोड के वजह से जो भी मेरा क्या आ रहा, बेंडिंग मोमेंट आ रहा, शेयर फोर्स डायग्राम आ रहा, वो मैं कैलकुलेट करने वाला हूं, एक्सियल फोर्स आ रहा, वो सब मैं कैलकुलेट करने वाला हूं। ओके, नोडल फोर्स की वजह से। तो नोडल फोर्स कौन से रहेंगे? अर्थक्वेक फोर्स एंड विंड फोर्स, यानी विंड लोड, अर्थक्वेक फोर्सेस और विंड लोड की वजह से ये मैं कैलकुलेट करने वाला हूं इसके ऊपर। ओके, तो ये जनरली अप्रोक्सीमेट मेथड एंड कैंटिलीवर मेथड मैं सबसे ज्यादा यूज करने वाला हूं इंडस्ट्रियल शेड्स के लिए, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स के लिए, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स के लिए एक्चुअल लाइफ में। ओके, एक्चुअल लाइफ। ओके गाइस, सो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फर्दर, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको कहाँ पे जाना है, आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के लिए प्रैक्टिसिंग में जाना है, एमटेक करना है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, इट इज वैरी, कभी कभी सिलोस बंकर, कभी कभी पाइल फाउंडेशन टोटल क्वेश्चन, और कभी कभी राफ्ट, तो मैं वैरी हो सकता, इसीलिए मैं पूरा अभी और में क्या पूछते हुए मैं आपको पूरा बता दे रहा। तो गाइस, पाइल फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन के 2 क्वेश्चंस रहते हैं। क्वेश्चन ए में, इसका ए में टोटल डिजाइन रहेगा, डिजाइन ऑफ पाइल एंड इसी का ही पाइल विथ पाइल कैप, डिजाइन विथ पाइल कैप, एंड इसकी ही थ्योरी रहेगी, यहाँ पे थ्योरी रहेंगी। क्या थ्योरी रहेंगी? डिजाइन ऑफ पाइल के ऊपर, यानी टाइप ऑफ पाइल, पाइल फाउंडेशन, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। ओके, टाइप ऑफ पाइल फाउंडेशंस, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, इफेक्ट्स, ये पूरी थ्योरी रहेंगी। थ्योरी मैं आपको पूरी दे दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब पाइल फाउंडेशन के और में राफ्ट फाउंडेशन, ये 16 मार्क्स के लिए जाएगा और ये 4 मार्क्स के, और 12 मार्क्स 8 मार्क्स। ओके, राफ्ट फाउंडेशन टोटली 20 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन रहेगा। अब राफ्ट फाउंडेशन तो पूछा गया ही, लेकिन एक आधी क्वेश्चन में ओपन फाउंडेशन भी पूछा गया। क्या आपने ओपन फाउंडेशन और ब्रिज देखा है एक्चुअल में?
आप साइट्स पे अभी विजिट्स के लिए गए होंगे, लास्ट ये सेम में नहीं गए, सिर्फ और सिर्फ अपन लास्ट ऑफ लास्ट सेम में आप गए होंगे विजिट्स के लिए। तो जब भी अपन ब्रिज बनाते तो ब्रिज के नीचे अपना ओपन फाउंडेशन रहता है, ओपन फाउंडेशन रहता। तो ओपन फाउंडेशन यानी पूरा ओपन कर लेते, वहां पे स्लैब डाल देते और वहां से फाउंडेशन उठाते थे, उसको ओपन फाउंडेशन अपन बोलते हैं। अगर उसी में जगह वेल कर दिया तो वेल फाउंडेशन रहता, ओके। और स्लैब डाल के ग्राउंड पे ही स्लैब डाल के अगर उठा रहे तो राफ्ट फाउंडेशन रहता। ग्राउंड पे डीप नहीं खोद रहे अपन वेल नहीं बना रहे या फिर डीप गद्दा नहीं खोद रहे, तो यानी एक्सकैवेशन अपन नहीं कर रहे, तो दैट इज राफ्ट। एक्सकैवेशन कर रहे हैं देन ओपन, राफ्ट का ही ओपन फाउंडेशन चल रहा है, ये कन्वर्ट हो जाता, राफ्ट को ही ओपन फाउंडेशन में कन्वर्ट कर देते। यानी डेप्थ चले जाओगे आप तो आप क्या बोल दोगे, ओपन फाउंडेशन। अगर डेप्थ में आप वेल करके ओपन फाउंडेशन करोगे तो दैट इज वेल ओपन फाउंडेशन और वेल फाउंडेशन। एंड अगर आप ग्राउंड पे ही डायरेक्टली स्लैब डाल रहे तो दैट इज राफ्ट फाउंडेशन, दैट इज राफ्ट फाउंडेशन, ओके। बट द मेथड ऑफ फाउंडेशन इज सेम, डिजाइनिंग मेथड इट इज सेम, कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, ब्रिजेस में चेंजेस हो सकते हैं, वाइब्रेशन इफेक्ट इज कम, वाइब्रेशन। लेकिन अगर आप बिल्डिंग के लिए करोगे तो बिल्डिंग के लिए ओपन फाउंडेशन करते नहीं, क्योंकि बिल्डिंग के लिए क्या रहेगा आपका, रफ फाउंडेशन रहेगा, ओके। ओके गाइस, सो ये क्वेश्चन सबसे पहले करेंगे आप, यानी ये क्वेश्चन अपन कर लेंगे सबसे पहले। अभी यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन, कैसे पाइल फाउंडेशन से अपन स्टार्ट करेंगे, ये अपन बाद में देखेंगे, ओके। तो ये क्वेश्चन सबसे पहले अपन स्टार्ट कर लेंगे जैसी जैसी, क्योंकि ये जल्दी खत्म होता, जो जल्दी खत्म होता वो पहले लेंगे। यानी जल्दी खत्म होके मैं 2-3 क्वेश्चन आपके अगर पहले करा के दूं तो आप भी फ्री और मैं भी फ्री, यानी मुझे भी अच्छा लगेगा। सो इसीलिए ये जल्दी खत्म होता, ये भी जल्दी खत्म होता, टाइम किसको लगेगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, वाटर टैंक। Which water tank, guys? Elevated water tank. ये क्वेश्चन रहता है एलिवेटेड वाटर टैंक। इसके ही और में ओवरहेड वाटर टैंक रहता है। Nowadays we use overhead water tank, not a elevated water tank. Okay, nowadays. What is the difference between overhead water tank and elevated water tank? इस तरह की वाटर टैंक आपको दिखती आजकल या फिर इस तरह की वाटर टैंक दिखती? दोनों में से कौन सी वाटर टैंक आपको दिखती है गाइस? गिव मी द आंसर। सेकंड वाली, फर्स्ट वाली दिखती है। सेकंड वाली दिखती है आपको, फर्स्ट वाली नहीं दिखती। फर्स्ट वाली कहाँ पे दिखेंगे आपको? बहुत सारे प्रीवियस जो स्ट्रक्चर्स थे वहां पे दिखेंगी फर्स्ट वाली। सेकंड वाली क्योंकि ये सिंपल इजी है कास्ट करना, इसीलिए अपनी ये दिखी। लेकिन अगर इफेक्टिवली सोचा जाए तो ये बेस्ट है। कास्टिंग करना थोड़ा दिक्कत है, लेकिन इफेक्टिवनेस अगर देखा जाए यानी टोटल इफेक्टिव डिजाइन के लिए तो ये बेस्ट है। बट कास्टिंग में दिक्कत ज्यादा, इसलिए अपन क्या ओवरहेड वाटर टैंक डिजाइन करते हैं। हम दोनों भी लेने वाले, ओवरहेड भी लेने वाले हैं एंड वाटर टैंक यानी एलिवेटेड वाटर टैंक भी हम लेने वाले हैं, दोनों भी लेने वाले हैं, ओके ओके। तो लेकिन आपके एग्जाम्स में मैक्सिममली आप अगर आपके सर ने अभी पढ़ाया होगा तो ये पढ़ाया होगा अभी तक, यानी एडवांस आरसीसी में आपका ये हुआ होगा। आरसीआरटी वालों के लिए बोल रहा हूँ मैं, जीसी वालों का तो कुछ भी नहीं हुआ होगा अभी तक, है ना? कुछ नहीं हुआ सर अभी। कुछ नहीं हुआ अभी तक। हाँ, तेज काहीच नाही झालं सर। सो ये आपको पढ़ाया होगा, ये नहीं पढ़ाते क्योंकि इसका डिजाइनिंग मिलना ही मैक्सिमम बुक्स में पॉसिबल नहीं है। यानी डिजाइन समझने के लिए बहुत कुछ लगेगा वहां पे, तो इसलिए मैंने डिजाइन किया है इसका। एक्चुअल डिजाइन मेथड है अपने पास, तो एक्चुअल डिजाइन मेथड से अपन इसको जाएंगे, ओके। जो एक्चुअल डिजाइन मेथड है उससे लिमिटेड से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8।
question number 7 and question number 8. It's very easy topic, very easy topic. Put the formula, get the value. Bunker and silos. और आप देखते हो, बहुत बार इसको देखते हो, bunker and silos के लिए, स्पेशली फॉर WCL पीपल्स. बंकर बहुत सारे दिखते हैं. बंकर जिसकी विड्थ ज्यादा हाइट कम वो बंकर. सिलोज जिसकी डेप्थ ज्यादा विड्थ कम सिलोज. ये बंकर यानी आप बोल सकते कि आपके घर से जो कूड़ा उठा के लेके जाते और बड़े उसके टैंक जैसी रहता तो उसको बंकर बोल सकते हैं. वो क्या हो गया, स्टील बंकर हो गया. कूड़ा उठाने वाली गाड़ी तो अभी सभी जगह आ रही. ओके, तो कूड़ा कचरा उठाने वाली जो गाड़ी रहती वो उठा के लेके जाती तो दैट इज नथिंग बट अ वन टाइप ऑफ बंकर जिसकी हाइट कम है, विड्थ से ज्यादा है. एंड सिलोज, जब भी आप किसी भी ऑयल फैक्ट्री या फिर गैस फैक्ट्री में जाते हैं तो आपको बड़े बड़े सिलेंडर्स दिखते हैं. दैट सिलेंडर्स इट इज सिलोज. That cylinder, it may be or steel material or it may be concrete. Generally it is for steel. Silos generally steel के रहते हैं. लेकिन कुछ गैसेस ऐसी रहते हैं कि स्टील के प्रॉपर्टीज मैच नहीं करते, यानी स्टील के प्रॉपर्टीज को वो इफेक्टिवनेस नहीं देते. तो इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, कॉन्क्रीट सिलोज बनाना पड़ता है. तो कॉन्क्रीट सिलोज भी आप सबसे ज्यादा देखोगे कहाँ पे, सीमेंट फैक्ट्रीज में. सीमेंट फैक्ट्रीज में सबसे ज्यादा कंक्रीट सिलोज देखोगे जहां पे ऐश अपन क्या करते, ऐश अपन स्टोर करते, कोयला भी स्टोर करते. आप अगर आप यहाँ पे देखोगे, कहाँ पे देखोगे आप अगर आपके WCL के इसमें जाओगे तो आप कोयले के लिए देखोगे तो आपको सिलोज दिखेंगे. ओके, जो बड़ा स्ट्रक्चर दिखेगा वो सिलोज है, जो छोटा स्ट्रक्चर दिखेगा वो बंकर, हाइट जिसकी छोटी दिखेगी. सीधा सीधा, इसमें कोई यानी थिंक करने की जरूरत नहीं है. तो बंकर एंड सिलोज आप इजीली कर सकते. सिलोज एक ही टाइप से अपना ये है. बंकर के लिए टू मेथड्स. बंकर के लिए दो, यानी सॉइल सिलोज के लिए दो मेथड्स. बंकर के लिए एक ही मेथड है, एक ही मेथड से अपने को करना है. सिलोज के लिए दो मेथड्स, तो दो मेथड से आपको करना है. यानी दो प्रॉब्लम्स रहेंगे. बंकर में भी तीन टाइप के क्वेश्चंस है. एक रेक्टेंगुलर बंकर, एक सर्कुलर बंकर और एक आपका स्क्वायर बंकर. स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, तीन क्वेश्चन जाएंगे इसमें और तीन में से कोई भी एक आएगा. ये 100% गारंटी. एंड सिलोज में सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर सिलोज. रेक्टेंगुलर सिलोज अपन पढ़ते लेकिन कभी अप्लाई नहीं करते क्योंकि एप्लीकेशन में वो बहुत दिक्कत जाती. इसीलिए सर्कुलर सिलोज ही अपन अप्लाई करते, सर्कुलर सिलोज ही हम एक्चुअल प्रैक्टिस में लाते. तो मैक्सिमम यहाँ पे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है सर्कुलर सिलोज. ओके, तो यहाँ पे बस दो क्वेश्चन, यहाँ पे तीन क्वेश्चन. अभी आपको मैं टाइप्स भी बता रहा कि आपको क्वेश्चंस कितने पढ़ने हैं. यानी आप खुश हो जाओगे कि मैंने एडवांस आरसीसी लिया तो बेटर होगा. ओके, ठीक है. देखो, यानी अभी एडवांस आरसीसी के जो ये है आरसीआरडी वाले है उनके लिए तो ऑप्शन नहीं था, लेकिन वो भी खुश हो जाएंगे कि हमको एडवांस हाइड्रोलिक्स नहीं है. देखो, यहाँ पे सिर्फ दो ही क्वेश्चंस आपको करने हैं, यहाँ पे आपको तीन क्वेश्चंस करने हैं. यहाँ पे आपको एक ही क्वेश्चन है, वही करना है. टैंक का, वाटर टैंक का एक ही क्वेश्चन. इसमें थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे. ओवरहेड वाटर टैंक का भी एक ही क्वेश्चन करना है. ओके, एक क्वेश्चन इसका, एक क्वेश्चन इसका, एक ही क्वेश्चन है. तो आपको करना क्या है गाइस, आपको इसके साथ स्टेप बुक एक अलग से बना के रखना है. आप पूरी की पूरी 100 पेजेस की बुक तो नहीं पढ़ोगे. 100 to 150 पेज के बीच में ही मेरा सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा. ओके, सो एक क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन. पाइल फाउंडेशन विथ कैप 3 क्वेश्चंस. सिंगल पाइल का एक क्वेश्चन, सिंगल पाइल किस तरह डिजाइन करते हैं. 2 पाइल्स विथ पाइल कैप किस तरह डिजाइन करते हैं. 3 पाइल्स विथ पाइल कैप कैसे डिजाइन करते हैं और 4 पाइल्स विथ पाइल कैप कैसे डिजाइन करते हैं. तो पाइल्स का डिजाइनिंग चेंज नहीं होता. डिजाइनिंग क्या चेंज होगा, पाइल कैप का होगा. और पाइल के डिजाइनिंग कैसे करेंगे, दो टाइप्स की डिजाइनिंग रहेंगे. यानी कौन से डिजाइनिंग रहेंगे, एक पाइल के लिए आपका एक सर्कुलर पाइल और एक रेक्टेंगुलर और
स्क्वायर पाइल, तो जनरली इट इज स्क्वायर पाइल, रेक्टेंगुलर पाइल अपन अडॉप्ट नहीं करते, ओके, इक्वल साइज। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे भी आपके सिर्फ और सिर्फ तीनों क्वेश्चन रहेंगे, यानी ज्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं करना है। राफ्ट फाउंडेशन इट इज ओनली वन क्वेश्चन, इट इज ओनली वन क्वेश्चन। सब्स्टिट्यूट मेथड एक क्वेश्चन सब्स्टिट्यूट मेथड का, एक क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट मेथड का, एक क्वेश्चन कैंटिलीवर मेथड का, एक क्वेश्चन सब्स्टिट्यूट, एक क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट, एक क्वेश्चन कैंटिलीवर एंड थ्योरी। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9 9 plus 3 12 12 plus 2 14, सिर्फ 14 क्वेश्चन आपको करना है। एक दो क्वेश्चंस बढ़ सकते, मैं आपको होमवर्क दे सकता, कुछ वैरीज रह सकते, तो एक दो क्वेश्चन बढ़ सकते, यानी मैक्स टू मैक्स आप पकड़ लो 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन में आपका पूरा सिलेबस कवर्ड है, थ्योरी अलग छोड़ के, थ्योरी अलग छोड़ के, क्योंकि थ्योरी के लिए आपके पास आईएस कोड रहने वाला है, आईएस कोड रहने वाला है, आईएस कोड से आप कर सकते थे, ओके। तो बड़े कौन से बड़े टॉपिक मेरे, थोड़ा अगर बड़ा कुछ है तो पाइल फाउंडेशन ही है, तो ये सबसे पहले मैं ले लेता हूँ। बाकी तो आपको सब जगह एक एक क्वेश्चन ही करना है, तो मैं ये पहले लेता। देन सिलोज और बंकर के लिए आप बोलते होंगे तो मैं सिलोज और बंकर से भी स्टार्ट कर सकता, आप बोलते होंगे तो मैं यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता और मैं यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता। अगर आपके कॉलेज में कुछ हुआ है और कॉलेज के हिसाब से आपके अगर क्वेश्चन पेपर्स होने वाले हैं तो आप मुझे बताओ, मैं वहां से स्टार्ट करता हूँ, ऐसे कुछ ये नहीं है। इसलिए ये फाउंडेशन क्या, पाइल फाउंडेशन, ओके। सो पाइल फाउंडेशन से ही मैं सबसे पहले स्टार्ट कर दूंगा, पाइल फाउंडेशन से अपन स्टार्ट कर देंगे। आप लिख लिए पूरे के पूरे, ये जो आपका सिलेबस है लिख लिया आपने, सिलेबस किस तरह है तो समझ गया होगा आपको पूरा का पूरा सिलेबस पैटर्न। मैं पाइल फाउंडेशन से स्टार्ट कर देता हूं। गाइस पहले पाइल फाउंडेशन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं कि पाइल फाउंडेशन क्या है, किस तरह है और थ्योरी किस तरह है। और आज का क्लास अपन यहाँ पे फिर बाद में खत्म कर देते हैं और कल से अपन इसकी डिजाइनिंग चालू कर देते हैं। कल से इसका दूसरा एक टाइमिंग रहेगा, 3 दिन रहेगा अपना एडवांस आरसीसी, 3 दिन अपन लेंगे, ओके। तो देखो ये पाइल फाउंडेशन की थ्योरी है यहाँ पर। सो थ्योरी इस तरह देखिए, डायरेक्टली स्कैन करके कुछ ये नहीं है, आप डायरेक्टली इसको जेरोक्स निकाल सकते हैं, मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, या फिर आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जनरल पाइल, डिजाइन पाइल एंड डिजाइन ऑफ पाइल क्या। तो जनरल पाइल में क्या क्या देखिए और मैं इससे अडॉप्ट क्या क्या करने वाला हूँ मेरे काय पे डिजाइनिंग में। सबको दिख रहा है क्या गाइस दिस शेयर्ड फाइल, ओके। सो नेसेसिटी ऑफ पाइल फाउंडेशन, क्या नेसेसिटी है पाइल फाउंडेशन की। अगर आपको हार्ड स्टार्टर नहीं मिलता है तो आपको पाइल फाउंडेशन करना पड़ेगा, तो ये आपको पढ़ना है, ये पूरा का पूरा नेसेसिटी आपको पढ़ना है, क्योंकि आपको इसके ऊपर 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन है। क्लासिफिकेशन ऑफ पाइल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पाइल्स काय से क्लासिफिकेशन है, मटेरियल से क्लासिफिकेशन है, मोड ऑफ ट्रांसफर फेलियर से क्लासिफिकेशन है, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन से आपका होता है, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ सॉइल। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सॉइल यानी आप बोल सकते हैं कि अगर मोंटोमोरोनाइट सॉइल है, यानी टोटली क्लेई सॉइल है और बहुत ज्यादा डिस्प्लेस हो रही है और नीचे जाने के बाद मोंटोमोरोनाइट के बाद आपका सैंडी सॉइल आ रही, तो सैंडी सॉइल में भी स्टेबल नहीं रहेगा, तो इसलिए आप वहां पे भी किस तरह करोगे, क्या करोगे, तो आप पाइल फाउंडेशन डालोगे। तो पाइल फाउंडेशन किस तरह रहेगा ये आपका देखिए।
तो दैट इज मटेरियल, मटेरियल के ऊपर इतने सारे पाइल्स हैं, मोड्स ऑफ ट्रांसफर के ऊपर इतने सारे पाइल्स हैं, द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन के ऊपर इतने सारे पाइल्स हैं, मेथड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के ऊपर ये सारे पाइल्स हैं। तो मेथड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पे ये सारे पाइल्स हैं। तो नेक्स्ट आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपने मैक्सिमम जगह सीखा होगा यानी देखा होगा कि 3 टाइप के पाइल्स रहते हैं। 3 टाइप्स के पाइल्स में आपने जीटी में लास्ट ईयर में सीखा होगा। एक रहता एंड बेरिंग पाइल, एक रहता फ्रिक्शन पाइल, और दोनों का मिक्सचर रहता एंड बेरिंग प्लस फ्रिक्शन पाइल, एंड बेरिंग प्लस फ्रिक्शन पाइल। यानी 3 टाइप से अपन डिजाइन करते हैं, एंड बेरिंग, फ्रिक्शन, एंड बेरिंग प्लस फ्रिक्शन। ओके, सिर्फ और सिर्फ अगर मेरा फ्रिक्शन है ही नहीं बाजू में, फ्रिक्शन मेरा 0 है यानी क्ली सॉइल है, यहां से लेके यहां तक, तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, फिर एंड बेरिंग पे मेरा डिपेंड रहेगा। यहाँ पे अगर मेरा फ्रिक्शन यानी फ्रिक्शन है यानी सैंडी सॉइल है, क्ले सॉइल नहीं है, टोटली सैंडी सॉइल है यानी अंदर ही अंदर चले जाएगा, अंदर ही अंदर चले जाएगा, कुछ हार्ड स्टार्टा नहीं मिल रहा मुझे, तो मेरा फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड रहेगा। लेकिन मेरा पहले क्ले है देन सैंड है और उसके बाद यानी पहले क्ले है देन सैंड है और उसके बाद मुझे हार्ड स्टार्टा मिल रहा है, तो एंड बेरिंग प्लस फ्रिक्शन ये दोनों मेरे रहेंगे वहां पे, एंड बेरिंग भी रहेगा और फ्रिक्शन भी रहेगा, मेरे दोनों रहेंगे वहां पे। ओके 1 मिनट, अभी किस कौन ज्वाइन कर रहा? ओके गाइस, स्नेहल, स्नेहल तू ऍडव्हान्स घेतला आहे का? ओके नो इशू। देखो गाइस, तो लोड कैरिंग कैपेसिटी, अब लोड कैरिंग कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ये मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। कहाँ पे? आपके क्वेश्चन में मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे डायनामिक फॉर्मूला, स्टैटिक फॉर्मूला एंड पाइल लोड टेस्ट एंड पेनिट्रेशन टेस्ट, तो ये डायनामिक और स्टैटिक फॉर्मूला आपको पूछने के लिए आता 4-4 मार्क्स के लिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये डायनामिक फॉर्मूला यहाँ पे लिखे हैं, ओके, एंड स्टैटिक फॉर्मूला भी यहाँ पे लिखे हैं, तो आपको पढ़ना है, डायरेक्टली आप पढ़ो और ये पढ़ के आपको लिखना है वहां पर। ओके नेक्स्ट, नेगेटिव स्क्रीन फ्रिक्शन। नेगेटिव स्क्रीन फ्रिक्शन क्या क्या रहेगा, तो नेगेटिव स्क्रीन फ्रिक्शन भी आज आपको पढ़ना है टोटली, क्योंकि ये अपन अप्लाई करने वाले हैं आपके कहाँ पे, डिजाइन के लिए अप्लाई करने वाले हैं अपन, डिजाइन के लिए अप्लाई करने वाले हैं, क्यू यू माइनस क्यू एन एस एन एस एफ। ओके, नेगेटिव स्क्रीन फ्रिक्शन, तो ये अपन नेट अल्टीमेट अपना क्यू यू आई हो जाएगा, क्यू यू आई हो जाएगा अपन। ओके, क्यू यू आई अपना हो जाएगा। उसके बाद बेसिक रूल ऑफ डिजाइन आरसीसी, दिस बेसिक रूल इज इंपॉर्टेंट, यही मुझे आपको अभी बताना है, क्योंकि ये अगर पता नहीं चलेंगे तो दिक्कत जाएंगी सामने काय के लिए, आपको समझने के लिए कि सब चीजें आपको ऐसे लगेंगे कि सब ऊपर से आ रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ऐसे आपको ऐसे आपको लगेगा, और सब ऊपर से आ रहा ऐसे आपको लगेगा। बेसिक रूल फॉर डिजाइन ऑफ आरसीसी पाइल। ओके, आरसी पाइल यानी रेनफोर्स कंक्रीट पाइल is designed for total load coming on it from the structure, यानी पूरा का पूरा लोड उसके ऊपर आ रहा है, ऐसी आपको कंसिडरेशन करना है। होल्डिंग स्ट्रेस एंड ड्राइविंग स्ट्रेस, दिस इज इंपॉर्टेंट, होल्डिंग स्ट्रेस एंड ड्राइविंग स्ट्रेस, दिस इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज होल्डिंग स्ट्रेस एंड व्हाट इज ड्राइविंग स्ट्रेस? ओके, तो होल्डिंग स्ट्रेस और ड्राइविंग स्ट्रेस ये अपन सामने यहाँ पे डिस्कस करेंगे, होल्डिंग स्ट्रेस एंड ड्राइविंग स्ट्रेस गाइस। ओके, while design the pile as column, it may be considered fixed at one end and hinge at other end. अब फिक्स कहाँ पे रहेगा, फिक्स कहाँ पे रहेगा गाइस, और हिंज कहाँ पे रहेगा? फिक्स आपका, आप जहाँ पे पाइल के आप बैठा रहे बॉटम, कहाँ पे? हाँ बोलो बोलो, बॉटम पे, बॉटम में फिक्स रहेगा। ओके, और हिंज एंड एट टॉप पे रहेगा, इसे आप बोल रहे हैं?
यस सर। अच्छा, मैं उल्टा बोलूं तो नहीं चलेगा? चलेगा। देखो सर, मैं दोनों कंडीशंस हो सकता है। अगर आपको हार्ट स्टार्टा मिलता है और हार्ट स्टार्टा में आपका पूरा का पूरा फिल हो जाता है, तो आप क्या बोल सकते हैं कि वहां पे फिक्स हो गया। लेकिन इफ इट इज नीचे हार्ट स्टार्टा आपको अगर मिला नहीं है, तो वो वहां पे हिंज है। और फिक्स कहाँ पे? ऊपर में। ऊपर में क्या रहेगा? अपना पाइल कैप रहेगा। तो पाइल कैप तो फिक्सिटी रखेगा। पाइल कैप क्या रखेगा? फिक्सिटी रखेगा। इसीलिए इसको हमेशा अपन हिंज एट वन एंड यानी हिंज एट अपन बॉटम एंड फिक्स एट टॉप, ऐसी अपन कंसिडरेशन कर सकते हैं। और हाँ, हम उल्टा भी कंसिडरेशन कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपको हार्ट स्टार्टर नीचे मिल रहा है, हार्ट स्टार्टर में आपने पोर कर दिया, तो नीचे क्या हो गया? फिक्स हो गया। ऊपर में अपन इसको हिंज क्यों रख सकते हैं? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट, जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा नीचे में, उसको मेंटेन करने के लिए अपन ऊपर में उसको हिंज टाइप अपने अपन कैप प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन कैप इट इज फिक्स, कैप इट इज फिक्स, बट वो हिंज टाइप रहेगा। ऊपर में सैंडी सॉइल है, तो ऊपर में वो क्या होगा कि ऊपर में वो डिस्प्लेस हो सकता है। और सम परसेंटेज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज परमिसिबल, उससे ज्यादा परमिसिबल डिस्प्लेसमेंट अपन नहीं बोल सकते। सो जनरली इट इज फिक्स्ड इन टॉप एंड हिंज्ड इट इज बॉटम। ओके, नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ पाइल मे बी टेकन। अब ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेंथ ऑफ पाइल मे बी टेकन एज 2/3 ऑफ द लेंथ amended in the form strata, length amended in the form strata। अब 2/3 यानी क्या? लेंथ amended यानी क्या कि आप जो भी कोन बनाओगे, वो कोन का 2/3 ही आपको लेना है। यानी ये इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि 2/3 काय का ले रहे हैं अपन। ओके, 1 मिनट गाइस, बोर्ड पे आओ। अभी मैं बोर्ड पे आपको बता देता। पाइल फाउंडेशन, इट इज द हेडिंग। ओके, oh no, आवाज आ रहा है क्या गाइस? यस सर। ओके हाँ सर। ओके। पाइल फाउंडेशन, तो जो भी 2/3 emerged बोला है, दैट emerged इज इक्वल्स टू दिस। ये जो कोन जाएगा, इसका आपको सिर्फ और सिर्फ 2/3 ऑफ एल ही लेना है। पूरे पूरे पाइल की लेंथ नहीं लेना है 2/3। ओके, नहीं तो आप सोचोगे पूरे पाइल की लेंथ 2/3 है। नहीं, दिस इट इज 2/3। यानी ये पूरा नहीं लूंगा मैं, 1/3 क्या कर दूंगा मैं? छोड़ दूंगा। 1/3 क्या करूंगा मैं? लीव करूंगा, छोड़ दूंगा। ओके, लीव, इसको लीव कर दूंगा। 1/3 मैं नहीं लूंगा। ओके, नहीं लूंगा, छोड़ दूंगा उसको। लेकिन 2/3 मैं पकड़ूंगा, 2/3 मैं लूंगा, इसको मैं नहीं लूंगा। ओके ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट, अभी फिर से अपन जाएंगे इसके ऊपर। थ्योरी के ऊपर गाइस। सो देखते अभी फिर से, दिखा ना सबको गाइस? ओके, अभी देखो, अभी और नेक्स्ट रूल क्या है, नीचे का रूल क्या है। ये सब कुछ मैंने एडवांस आरसीसी की बुक है आपकी, एडवांस आरसीसी की बुक है आपकी, कौन सी? एन कृष्णा राजू एंड भाभी कट्टी। सो एन कृष्णा राजू और भाभी कट्टी से निकाले वाले नोट्स टोटल, एन कृष्णा राजू और भाभी कट्टी एंड पुन्निया। तो पुन्निया में ये पूरे के पूरे आप आरसीसी पुन्निया अगर आप पढ़ोगे, तो ये पूरे के पूरे जितना भी मैंने लिखा है वो एज इट इज आपको मिलेगा। ओके, तो पुन्निया में से मेरे निकाले वाले नोट्स है। सो मेन रेनफोर्समेंट, अब मेन रेनफोर्समेंट आपको कितना लेना है?
1.2% ऑफ मेन रेनफोर्समेंट। नहीं तो आप बोलोगे सर ने मेन रेनफोर्समेंट डायरेक्टली कैसे क्या लिया, तो गाइस मैंने यहाँ से लिया है। ओके, मेन रेनफोर्समेंट 1.2% ऑफ ग्रॉस सेक्शन ऑफ पाइल, ग्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइल से 1.25% मुझे लेना है, यानी ग्रॉस सेक्शन ऑफ पाइल से मुझे क्या लेना है, 1.25% मुझे लेना है। ओके, ये अपन कहाँ पे लेंगे, ये अपने लिए क्लॉज एसी पकड़ लो, ये आपके क्लॉज, ये आपको याद होना, ये जो है ना डिजाइन स्टेप, ये आपको याद होना कि डिजाइन बेसिक डिजाइन रूल्स क्या है, ये आपको याद होना, और ये आपको आज ही लिखना है। ये बाकी आप नहीं भी लिखे तो भी चलेगा, बाकी आप यहाँ से थ्योरी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये डिजाइन स्टेप्स, ये डिजाइन बेसिक रूल्स, ये आपको याद होना। ओके, 1.25 टाइम्स कब रहेगा, जब L इज लेस देन और इक्वल्स टू, L इज लेस देन और इक्वल्स टू 30 ऑफ विड्थ, यानी 30 ऑफ विड्थ, 30 ऑफ विड्थ यानी 30 इंटू बी और डी ऑफ द पाइल से कम रहेगा लेंथ, तब आपको 1.25 टाइम्स लेना है। अब 30 से लेके 40 तक अगर रहेगा मेरा लेंथ, 30 से लेके 40 तक, तब 1.5% लेना है आपको स्टील, यानी स्टील ग्रॉस सेक्शन स्टील, मेन स्टील आपको कितना लेना है, 1.5% लेना है। और अगर मेरा 40 टाइम्स ऑफ विड्थ से अगर ज्यादा निकल गया मेरा लेंथ, 40 टाइम्स ऑफ विड्थ से अगर ज्यादा निकल गया मेरा लेंथ, तो मुझे क्या लेना है, 2% लेना है। तो गाइस ये मेन रेनफोर्समेंट के लिए एएसटी मिनिमम का क्राइटेरिया है, एएसटी मिनिमम का क्राइटेरिया है। 1 मिनट गाइस, सॉरी, हाँ, एएसटी मिनिमम का क्राइटेरिया, दिस क्राइटेरिया एएसटी मिनिमम। फिर से मैं बताता हूँ, 1.25% कब लूंगा मैं, जब मेरा लेंथ इज लेस देन और इक्वल्स टू 30 टाइम्स ऑफ विड्थ रहेगा, 30 टाइम्स ऑफ विड्थ रहेगा 1.25। देन 1.5 कब लूंगा, जब मेरा L इट इज इन बिटवीन 30 से लेके 40 ऑफ विड्थ रहेगा, तब मैं 1.5% लूंगा। 2% कब लूंगा, जब मेरा ग्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी 2% ऑफ ग्रॉस सेक्शनल एरिया कब लूंगा मैं, जब मेरा लेंथ ऑफ पाइल इज ग्रेटर देन 40 टाइम्स ऑफ द विड्थ रहेगा, तब मैं 2%। तो ये याद होना आपको, क्योंकि मैं कोई भी एक पोर्शन लूंगा, बाकी क्वेश्चंस के लिए नहीं होगी, तो इसीलिए आपको ये जरूरी है कि याद होना, ये रूल आपको याद होना। यहाँ पे 100% यानी पीपल्स गलतियां करते, क्योंकि उनके पास एक ही प्रॉब्लम रहता, बाकी प्रॉब्लम्स नहीं रहते, तो वो गलती करके चले जाते और बोलते कि सर ने मार्क्स ही नहीं दिए, मार्क्स ही नहीं मिले फिर एडवांस आरसीसी में, तो ऐसी बात। सर आवाज नाही येऊन राहिला तुमचा. हो आता येते सर. पासून नाही येत सर हे 2%. ओके, लॅटरल पासून नाही येत आहे की इथून नाही येत आहे, सॉरी लॅटरल. लॅटरल पासून नाही येत आहे. ओके, 1 मिनिट. झालंच आहे, जास्त काही मोठा क्लास नाही आहे. मला सगळ्यात पहिले हे सगळं लिहावं लागेल, तुम्ही लिहा सगळ्यात पहिले, मग आपण बाकीचं बघू. लैटरल्स, ओके, लैटरल से आवाज नहीं आना, तो लैटरल का डायमीटर जो है वो 5 mm से छोटा नहीं होने को ना, ये यहाँ पे लिखे है, लेकिन अभी हम जब हम लेते तब हम 8 mm से छोटा नहीं लेते, 8 mm से छोटा नहीं लेते। मिनिमम अपना कितना रहता कि मिनिमम आपका 8 mm ही रहता। ओके, तो यहाँ पे ये बहुत पहले के नोट्स थे, सिंस 2014 के नोट्स है, तभी 6 mm अपन यूज करते थे एक्चुअली। तो 6 mm यूज करते थे, तो कभी कभी 5 mm भी रहता था, 6 mm का बार 5 mm भी रहता था, 5 mm भी रहता था। लेकिन अभी स्टैंडर्ड्स इतने बढ़ गए हैं, आईएस स्टैंडर्ड्स अपने, तो 6 mm के नीचे वाला बार मिलता ही नहीं। यानी डायमीटर अगर रहा 6 mm के नीचे वाला गेज, अगर डायमीटर अगर आ गया, क्वालिटी बेकार अगर हो गई, तो उसके ऊपर फाइन्स बैठते हैं, वो
उसके ऊपर बहुत सारे ऑथोरिटीज के चार्जेस लगते हैं, तो ये चीजें अभी नहीं हो रही। तो इसलिए अपन क्या कर रहे हैं कि अपन डायरेक्टली अभी 8 mm ही कर रहे हैं, 8 mm ही सजेस्ट कर रहे हैं। तो 8 mm डायरेक्टली अपन प्रोवाइड करेंगे जो भी लैटरल टाइज रहेंगी, लैटरल टाइज के लिए। ओके, तो यहाँ पे आप कंसिडरेशन करते वक्त, आप लिखते वक्त 8 mm लिखना गाइस, मिनिमम इट इज 8 mm। ओके, नेक्स्ट, volume of lateral ties. This is important, this is very important. Okay, very important. Volume of lateral reinforcement is in the body of pile should not less than 0.2%, that is 0.2%। वो आपको 0.2% ऐसी लग रहा होगा कि 2%, it is not 0.2%, 0.2% the gross sectional area of volume of pile, gross sectional area, सॉरी ग्रॉस सेक्शनल एरिया वॉल्यूम, ग्रॉस सेक्शनल एरिया वॉल्यूम यानी क्या हो गया, ग्रॉस सेक्शनल एरिया वॉल्यूम क्या है, 1 मीटर के लिए जो भी वॉल्यूम है आपका उसके लिए आपको देखना है, 1 मीटर लेंथ के लिए जो भी वॉल्यूम है उसके लिए आपको देखना है, या फिर जो स्पेसिंग है तो वो स्पेसिंग के वॉल्यूम के लिए आपको देखना है। ओके, वो अपन एग्जाम यानी जब एग्जाम्पल में लूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। तो दैट इज मिनिमम लैटरल रेनफोर्समेंट का फॉर्मूला है ये 0.2%। मिनिमम लैटरल रेनफोर्समेंट का फॉर्मूला है 0.2%। नाउ स्पेसिंग, अभी स्पेसिंग कितनी रहने पर, स्पेसिंग ऑफ लैटरल रेनफोर्समेंट शुड नॉट बी ग्रेटर देन डिस्टेंस इक्वल टू हाफ द लीस्ट विड्थ ऑफ पाइल, लीस्ट विड्थ ऑफ पाइल से हाफ से ज्यादा नहीं रहने को होना। अगर आपकी विड्थ ऑफ पाइल है 300 mm तो आपका 150 mm से ज्यादा की स्पेसिंग नहीं रहने को होना, सीधी सीधी बात। ओके, तो नेक्स्ट अगेन, at each end of pile up to distance 3 times the least lateral dimensions, least lateral 3 times का least lateral dimensions का अब क्या होना, minimum reinforcement should be 0.6% of gross volume of pile। यानी अगेन और एक क्लॉज डाल दिया लैटरल के लिए डाला है गाइस। ओके, कहाँ पे, एंड्स के लिए, यानी दोनों एंड्स यानी ऊपर में और नीचे में। अब ये बीच में 0.2% रहेगा, बीच के लिए क्या है, थ्रू आउट के लिए 0.2% है, लेकिन एंड के लिए और बॉटम के लिए 0.6% ऑफ ग्रॉस वॉल्यूम ऑफ पाइल, ग्रॉस एरिया वॉल्यूम ऑफ पाइल ऐसे भी आप बोल सकते हैं, और ग्रॉस वॉल्यूम ऑफ पाइल वो आपको अभी नहीं समझेंगे कि 0.6% ग्रॉस वॉल्यूम ऑफ पाइल क्या है, जब मैं क्वेश्चन लूंगा तब 100% समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है ये। ओके, लेकिन ये रूल्स याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर रूल्स याद नहीं रहे तो दो दिक्कत जाएंगे। इफ द पाइल इज रिक्वायर्ड टू पेनिट्रेट टू हार्ड स्ट्राटा, यानी मैंने क्या बोला, हार्ड स्ट्राटा में अगर पेनिट्रेट हो जाए तो वहां पे अपन फिक्स अपर पकड़ेंगे, अगर पेनिट्रेट नहीं हुई तो दैट इज इन सपोर्ट। ओके, तो इसीलिए जब पेनिट्रेट हो जाएंगी तब वो क्या रहेगा, हार्ड स्ट्राटा में अपन फिक्स सपोर्ट पकड़ेंगे। तो जब पेनिट्रेट करेंगे तब ऑब्वियसली है कि आपका जो भी हार्ड स्ट्राटा में पेनिट्रेट हो रहा, तो आपका वो जो हार्ड स्ट्राटा में जहाँ पे पेनिट्रेट हो रहा वहां पे आपका मेन चीज आपको क्या करनी है, वहां पे आपका जो नीचे का पार्ट है वो बहुत अच्छा होना, बहुत ही अच्छा होना, यानी वहां पे जो भी हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट लगने वाला है पाइल के ऊपर तो वो लैटरल स्टिरप्स सस्टेन करने को ना, इसलिए वहां पे अपन हेलिक्स डालेंगे, यानी सर्कुलर स्टिरप्स डालेंगे, सर्कुलर लिंक्स डालेंगे, सर्कुलर टाइल्स डालेंगे, लिंक्स बोलो, टाइल्स बोलो, स्टिरप्स बोलो, इट्स सेम। ओके, इफ द पाइल रिक्वायर्ड टू पेनिट्रेट हार्ड स्ट्राटा इज the lateral reinforcement at the top of the pile for distance equal to 3 times the width should be in the form of link or helix in additional to the lateral reinforcement, यानी उसके एडिशन में, यानी किसके एडिशन में, lateral reinforcement आपके है ही, लेकिन आपके क्या है, लेकिन आपके लैटरल रेनफोर्समेंट तो आपके है ही, लेकिन आपके और क्या है कि एडिशनल लैटरल रेनफोर्समेंट भी आप उसमें डालोगे, आप एडिशनली स्टील आपको डालोगे, कहाँ पे डालोगे, जब आपको नीचे हार्ड स्ट्राटा में क्या करना है, उसको पेनिट्रेट करना है।
यानी दो लैटरल रेनफोर्समेंट, एक हेलिक्स भी रहेगा और एक मेरा सर्कुलर लैटरल रेनफोर्समेंट रहेगा, दो लैटरल रेनफोर्समेंट रहेगा, सीधी सीधी बात। ओके नेक्स्ट, an additional longitudinal bar should be held apart by pair of 12 mm to 16 mm bar known for fork और स्पेयर, और क्या रहेगा आपका गाइस, स्प्रेडेड एट, सॉरी स्प्रेडेड नहीं, क्या है हैंड राइटिंग, Provided. हाँ प्रोवाइडेड, आई थिंक सो नॉट, एंड प्रोवाइडेड कैसे क्या रहेंगे, हाँ ठीक है एंड प्रोवाइडेड भी बोल सकते हैं। तो स्पार्क एंड स्पार्क ये जब प्रोवाइडेड आप कर रहे हैं एट इंटरवल ऑफ 1.5 मीटर पे आप प्रोवाइडेड करोगे, 1.5 मीटर प्रोवाइडेड ही है, वो प्रोवाइडेड ही है, हैंडराइटिंग वो बेकार निकाल लिया, प्रोवाइडेड। ओके प्रोवाइडेड कितने 1.5 मीटर पे आपको प्रोवाइडेड करना पड़ेगा, ईच लॉन्गिट्यूडनल बार के लिए आपको ये करने के लिए 1.5 मीटर पे आपको प्रोवाइडेड करना पड़ेगा। ओके नेक्स्ट, द पाइल शुड बी प्रोवाइडेड विथ कास्ट आयरन शू लोअर साइड, कास्ट आयरन शू से अपन प्रोवाइडेड करेंगे जब अपन क्या कर रहे हैं उसमें हार्ड स्टार्ट में अपन पोर कर रहे हैं तब, तो कास्ट आयरन शू रहेगा नीचे। ओके कि आपका नीचे का जो पार्ट है कोनिकल पार्ट्स वो ये नहीं होने को ना, क्या नहीं होने को ना, बेकार नहीं होने को ना। अब मैंने बोला था मैं आपको हैंडलिंग स्ट्रेस के बारे में बताऊंगा कि हैंडलिंग स्ट्रेस क्या रहता है। ओके तो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस ड्यूरिंग हैंडलिंग, क्या क्या स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होते हैं हैंडलिंग के वक्त। ओके तो देखो वो तो ये आप पढ़ लोगे कि क्या क्या स्ट्रेसेस रहते हैं, किस तरह रहते हैं और किस तरह अपने को ये करना पड़ेगा, ये आप पढ़ लो। जब अपन लिफ्ट करते, मैं आपको बता देता, जब अपन लिफ्ट करते तब लिफ्ट करते वक्त अपने को 2 होल्स रखने पड़ते या फिर 1 होल रखना पड़ता, तब वो होल से अपन पूरी पाइल लिफ्ट करते, पूरी फाइल लिफ्ट करते यानी अपन एक जगह से लेके दूसरी जगह उठा के लेके जाते, तो उठा के लेके जाते तब जो होल्स है वो होल्स आपके अच्छे रहने को ना, और वो होल्स में जो भी आपका ये है टोटल हैंडलिंग स्ट्रेस वो सहन करने को ना, तो वो होल्स क्या रहेंगे देखो। जब मैं सेंटर में एक ही होल करूंगा और सेंटर से लेके जाऊंगा तो बहुत ज्यादा ये होगा, यानी क्या होगा कि आपका हैंडलिंग स्ट्रेस बहुत ज्यादा लगेगा, यानी नियर अबाउटली दिस इज लोड एक्टिंग, और यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, आप केबल लगा के उठा के लेके जा रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि यहाँ पे इसका बेस और इसका वेट, दोनों का वेट सेम रहने को ना, अगर वेट सेम नहीं रहा तो क्या हो सकता है, अंडुलेशन हो सकता है और पाइल कहीं की कहीं जा सकती है। ओके तो पाइल सस्पेंडेड एट वन एंड, पाइल सस्पेंडेड एट वन एंड यानी सिर्फ एक ही एंड से सस्पेंडेड है, तो फॉर अ पाइल अप टू 12 मीटर लेंथ, यानी यहाँ पे परमिसिबल क्या देखिए, सिर्फ और सिर्फ 12 मीटर के लेंथ के लिए ही एक ही होल करना परमिसिबल है। अगर 12 मीटर के ऊपर गया तो एक होल से जमेगा नहीं, आपको 2 होल हो ना उसके लिए उठाने के लिए, 2 होल आपको करना पड़ेगा, एक होल से जमेगा नहीं। एक होल कब रहेगा, जब 12 मीटर के नीचे वाली लेंथ वाली जब भी पाइल रहेंगी तो अपन वो उठा के लेके जाएंगे। अब सर पाइल उठा के क्यों लेके जाएंगे, ऑब्वियसली हम जहाँ पे अभी कास्ट कर रहे हैं, आपके साइड पे अगर कास्ट कर रहे हैं तो आप उठा के उसको सीधा डालोगे, आप वर्टिकली तो उसको कास्ट नहीं करोगे। तो वर्टिकली कास्ट ना करते हुए जब अपन प्लेसिंग करेंगे, तो प्लेसिंग करेंगे तब उसका हैंडलिंग पार्ट आएगा, प्लेसिंग करेंगे तब क्या आएगा, हैंडलिंग पार्ट आएगा। तो हैंडलिंग पार्ट जब आएगा तब उसका 12 मीटर की लेंथ रहेगी, तभी अपन सिर्फ 1 सस्पेंडेड होल उसमें डाल सकते हैं, यानी 1 ही अपन होल कर सकते हैं। ओके तो एक होल करेंगे तो उसका जो बेंडिंग मोमेंट वगैरह जो आएगा W²/8 आएगा, W²/8 आएगा। अब 12 मीटर के ऊपर अगर रहा तो 2 सस्पेंडेड अपने को क्या करने पड़ेंगे, 2 सस्पेंडेड होल करने पड़ेंगे। तो 2 सस्पेंडेड होल अपन किस तरह करेंगे कि आपका सैगिंग बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट रहे। सैगिंग बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू हॉगिंग मोमेंट बेंडिंग मोमेंट रहने के लिए दैट L इज इक्वल टू 0.206 L, ये आप करें 0.206 L, यानी WS²/47।
WS/47 आप बोल सकते हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। यहाँ पे भी बेंडिंग मोमेंट सेम रहेगा और यहाँ पे भी, यानी हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू सैगिंग बेंडिंग मोमेंट वाला जो पॉइंट रहेगा वो कब रहेगा, ये जब 12 मीटर के ऊपर की आपकी लेंथ रहेगी तब आपको 2 होल्स करने हैं, और ये 2 होल्स के हिसाब से आप उठाओगे यहाँ से क्रेन पे, ये केबल है आपके, ये केबल पे यहाँ पे क्रेन रहेंगी और आपकी पाइल उठा के जाएंगी और बाद में आप प्लेस कर दोगे। तो प्लेसिंग के लिए भी क्या होगा वो भी देख लो, अभी प्लेसिंग के लिए क्या क्या होगा। 3 अगर नोट करने हैं तो 1.5L, 0.35L, 0.35L और 1.5L। तो आप बोलेंगे सर 1.5L कैसे आएगा, L तो 1.5L तो हो ही नहीं सकता। यस एग्जैक्टली। तो ये टोटल अगर L है तो 0.5, 0.35, 0.35 तो बचा कितना, 0.15 है, 0.15 है। ये यहाँ पे प्रिंटिंग एरर हुई है, दैट इज 0.15, दैट इज 0.15, दैट इज 0.3 प्लस 0.35 प्लस 0.35, 0.35 प्लस 0.35, इट इज व्हाट गाइस, इट इज नथिंग बट 0.7 L। ओके, सो ये यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपका क्या रहेगा, WS/90 रहेगा, WS/90 रहेगा। ओके, WS/90। ओके, नेक्स्ट। अब आप जब इसको लिफ्ट करने के बाद आप होल में डालोगे तो कैसी जाएगी पाइप, तो उसके लिए भी आपको जो ये एक्स है, ये भी आपको ये पॉइंट, लोकेशन ऑफ पॉइंट सपोर्ट टू इरेक्ट अ पाइल, इरेक्शन करने के वक्त कहाँ पे होल रहेगा, तो वो एक्स का एक रहेगा, यानी कैंटिलीवर जो रहेगा, कैंटिलीवर सपोर्ट, यहाँ पे सिंपली सपोर्ट है, यहाँ पे कैंटिलीवर है, तो ये कैंटिलीवर सपोर्ट कहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपका रहेगा, तो वो रहेगा 0.293L, 0.293L WS/23। तो गाइस आपको यहाँ तक कल पूरा का पूरा रीड होना है, आपको पता होना कि मैंने क्या क्या बताया है। कल मैं इसके बाद का पूरा डिजाइनिंग दूंगा, डिजाइन ऑफ पाइल, ये भी आप पूरा का पूरा पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट है वैसे देखा जाए तो। ओके, कि किस तरह क्या है, ये मेथड सिंपल है, लेकिन मैं जब आपको सिखाऊंगा यानी पढ़ाऊंगा, डिजाइन मेथड पढ़ाऊंगा, तब ये पूरे स्टेप्स आपके आ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिजाइन ऑफ पाइल क्या, तो डिजाइन ऑफ पाइल क्या मैं पूरा कंसिडरेशन कर लूंगा, तो डिजाइन ऑफ पाइल जो है वो आप पूरा पूरा पढ़ लो, और पाइल क्या भी पूरा पूरा पढ़ लो, यानी ये आपको पूरा पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो ये डिजाइन मेथड्स है, तो डिजाइन मेथड्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। जो रूल्स थे, जो बेकार रूल्स थे, वो मैंने रूल्स पूरे आपको बता दिया, रूल्स में मैंने आपको कुछ भी ये नहीं किया, पूरा पूरा बता दिया। अगर आपको जितने भी अभी समझे होंगे उतने आप ये करो, जितने भी नहीं समझे वो कल मुझे आप पूछो। ओके, अब पाइल क्या जब भी अपन डिजाइन करेंगे तो फंक्शन ऑफ पाइल क्या क्या है, देन कॉलम सपोर्टेड कैसे कैसी होंगे, कॉलम कहाँ पे सपोर्ट होगा। ओके, कॉन्सेंट्रेट रहने को होना, यानी इसेंट्रिक नहीं रहने को होना, कॉलम क्या होना है, कॉन्सेंट्रेट रहने को होना, अंडर रिजिड क्या, ये सबसे ज्यादा मेन चीज है, इसेंट्रिक यहाँ पे नहीं रहने को। ओके, then the column pile cap consists of rigid deep RCC slab which acts monolithically with the pile, यानी पाइल के साथ ही आपको क्या भरना है, आपका स्लैब कास्ट करना है, मोनोलिथिकल करना है। ओके, the pile should be arranged symmetrically आपको करना है पाइल, यानी आपको अनसिमेट्रिकल नहीं रखना है जो भी आप ज्योमेट्री रख रहे हो। about the axis of column sir। ओके, यानी अनसिमेट्रिकल नहीं रखना है, सिमेट्रिकल एक्सिस ऑफ द कॉलम से आपको पाइल का एक्सिस रखना है। सो द लोड ट्रांसफर लोड्स फ्रॉम कॉलम टू कॉलम इज डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या है, यानी अच्छे से चले जाएगा, लोड डिस्ट्रीब्यूट अच्छे से हो जाएगा। ओके, अनइवनली वगैरह नहीं होगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, The pile cap slab has uniform thickness होना, कहीं भी pile cap की thickness कम ज्यादा आप नहीं कर सकते। Pile cap should be extended 100 to 150 mm, यानी pile से 100 mm to 150 mm का आपको कवर होना, कवर ही आपका कितना है 150 to 100 mm beyond the exterior pile से 100 mm to 150 mm का आपको कवर होना। Okay, then pile should be amended at least 15 centimeter in the pile cap, यानी 15 सेंटीमीटर तो भी पाइल कैप में मेरी पाइल आने को ना,
and reinforcement in the pile cap should be placed at least 100 mm above the pile head. पाइल हेड के above निकलने को ना मेरे कौन से पाइल हेड के above मेरे निकलने को ना 100 mm एटलीस्ट मेरे reinforcement पाइल के निकलने को. ओके. Hence effective depth and pile cap will be effective depth and pile cap will be equal to 100 mm plus 150 mm. 100 mm plus 150 mm. 150 mm क्यों guys? 15 centimeter is nothing but 150 mm. तो यानी 250 mm तो आपको मिनिमम डेप्थ ऑफ द पाइल रहने को ना. मिनिमम डेप्थ ऑफ द पाइल कैप आपका कितना रहने को ना? 250 mm आपका रहने को. 250 mm आपका पाइल कैप रहेगा ही, 100% रहेगा. ओके. उससे ज्यादा आप ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपके लिए कितना हो गया? दैट क्राइटेरिया इट इज मिनिमम 250 mm. नेक्स्ट अरेंजमेंट. तो अरेंजमेंट मैं आपको कल बताता. अरेंजमेंट में आपको जब मैं डिजाइन करूंगा तब मैं आपको अरेंज अच्छे से बता सकता. ऐसे मैं ऊपर ऊपर से बताऊंगा तो कोई मतलब नहीं.